हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ट्रेनिंग फॉर इम्प्रूवमेंट एकेडमिक अचीवमेंट पढ़ेंगे आज। स्कूल्स में टीचर्स कैसे बच्चों को एकेडमिक अचीवमेंट इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग देती हैं, उसमें टीचर्स का क्या रोल होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं जिनको आपस में कंपेयर किया गया है, एक है लर्निंग और एक है परफॉर्मेंस। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? लर्निंग क्या होता है? लर्निंग एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में और नॉलेज में। जो चीज़ें हमें लर्न हो जाती हैं उससे हमारी नॉलेज और बिहेवियर में चेंज आ जाता है। बट परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस इज द एफिशिएंसी इन कंप्लीटिंग अ टास्क। कोई भी टास्क आपको मिला है, आपने उसको कितना एफिशिएंटली कंप्लीट किया है, उसे परफॉर्मेंस बोला जाता है। जो हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं सीबीएसई और आईसीएसई के, वो लोग एक्चुअली परफॉर्मेंस चेक करते हैं। दे टेस्ट आर एकेडमिक अचीवमेंट। वो एकेडमिक अचीवमेंट होती है हमारी, जिसमें हमारी परफॉर्मेंस टेस्ट करी जाती है। यहाँ पे टीचर का रोल क्या होता है कि वो लर्निंग भी प्रोवाइड कराए और साथ साथ बच्चों को परफॉर्म करने के लिए भी मोटिवेट करे। तो इस केस में कौन कौन सी ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है? एक तो क्लासरूम टीचिंग स्ट्रैटेजीज अच्छी होनी चाहिए, मोटिवेशन देनी ज़रूरी है बच्चों को, और उनकी मेमोरी कैसे इम्प्रूव हो ये बताना ज़रूरी है। तो क्योंकि मेमोरी इम्प्रूव होगी तो ही उनको चीज़ें याद रहेगी, मोटिवेट होंगे तो ही वो पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे। प्लस साथ में क्लासरूम स्ट्रैटेजीज भी इम्पॉर्टेंट है जो उनको इंटरेस्टिंग लगे पढ़ने में। दो अलग अलग क्लासरूम स्ट्रैटेजीज है जो यहाँ पे बताई हैं। एक है डायरेक्शन ट्रांसमिशन अप्रोच और दूसरी है कंस्ट्रक्टिविस्ट ट्रेनिंग अप्रोच। तो पहले हम डायरेक्शन ट्रांसमिशन अप्रोच की बात करेंगे, जो डायरेक्ट बोलते हैं जिसको। डायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब टीचर खुद से, जैसे नॉर्मली हम स्कूल्स में देखते हैं कि जो टीचर है वो डिस्कस करते हैं चैप्टर के बारे में और जो भी उनका सिलेबस है। इंटरेक्टिव सेशन होता है जहाँ पे बच्चों से फीडबैक भी लिया जाता है, बच्चों को क्वेश्चन करने का मौका भी दिया जाता है। और टीचर स्टूडेंट का जो आपस में इंटरेक्शन होता है वो टू वे होता है, मतलब कि टीचर बोल भी रहा है और पूछ भी रहा है बच्चों से, तो टू वे कम्युनिकेशन होती है। इफ द टीचर डिसाइड्स टू फॉलो डायरेक्ट ट्रांसमिशन अप्रोच, शी कैन यूज दी फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज। अब अगर डायरेक्ट ट्रांसमिशन अप्रोच एक टीचर यूज कर रहा है कि पहले वो पढ़ाएगा उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेगा बच्चों से, तो उसमें वो 3-4 चीजें कर सकते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, एकेडमिक अचीवमेंट को। पहली चीज ये है कि उसमें जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है उसको ऑर्गेनाइज कर ले अच्छे से। जैसे हम कई बार स्कूल्स में लेसन प्लान की बात करते हैं। लेसन प्लान क्या होते हैं? लेसन प्लान होते हैं जिसमें आप ये बताते हो कि आप किस तरीके से एक पर्टिकुलर टॉपिक लेने वाले हो, आप उसमें बच्चे को क्या क्या बताओगे, आप कैसे उसको डेमोन्स्ट्रेट करोगे चीज़ों के बारे में, कौन से विजुअल एड्स यूज़ करोगे। तो ये सारी चीज़ें पहले से प्लान्ड होती है, जिसमें आप आउटलाइंस मीन्स आप किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उससे रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर रहे हो, उसकी समरी बता रहे हो, कुछ चार्ट्स बना के समझा रहे हो, समरीज वगैरह के साथ समझा रहे हो। तो ये स्ट्रक्चर है। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि लर्निंग कितनी इफेक्टिव हुई है। एक स्ट्रक्चर कैसा होता है कि टोटली पैराग्राफ 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 आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ाते जा रहे हो और बच्चा जो है वो बोर हो गया है पढ़ पढ़ के। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपने पहले उसका एक मैप बना दिया, जिसको हम कॉन्सेप्ट मैप बोलते हैं। मैप बना दिया मतलब कि आपने ये बता दिया कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में आज हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर ये सब कवर होता है, उसमें हम ये पढ़ेंगे। इस तरीके से आपने उसको पहले एक आउटलाइन सी समझा दी कि जो हम पढ़ेंगे उसमें ये सब कवर होगा, तो आपको ये चीज़ें उसमें ध्यान देनी है। फिर आप उस तरीके से उसको पढ़ा रहे हो। फिर बीच बीच में आप चार्ट्स का भी यूज़ कर रहे हो ताकि बच्चा बोर ना हो। आप टेबल्स बना के समझा रहे हो, आप चार्ट्स बना के, फ्लो चार्ट बना के समझा रहे हो। इससे क्या होता है कि उसकी थोड़ी सी जो मोनोटोनी होती है ना सिलेबस की, कि सिर्फ जो रिटन वर्क है उसको पढ़ पढ़ के बच्चे बोर हो जाते हैं, वो चीज़ दूर हो जाती है और थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करने से इंटरेस्टिंग हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस मतलब बार बार किसी चीज़ को करके देखना। कुछ चीज़ों को आपको ओवर लर्न करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को आपको बार बार रटना पड़ता है, जैसे जो मेन पॉइंट्स होते हैं या हेडिंग्स होती हैं, तो उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैथ्स में जैसे हमें कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो वो बहुत ज़रूरी है ताकि जो याद हो जाए, हम परफेक्ट भी हो जाए उस चीज़ में और हमें याद हो जाए।
फिर हम क्या कर सकते हैं, क्विजिंग कर सकते हैं। क्विजिंग एंड क्वेश्चनिंग इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग। क्विजिंग में जैसे एमसीक्यूज वगैरह पूछ लिए या वर्बल क्विजिंग कर ली वहाँ पे, और आप डिबेट भी करा सकते हो क्लास में, दो टीम्स की आपस में डिबेट करवा दी, या आपने टीम्स में डिवाइड करके क्विज कॉन्टेस्ट करा दिया। इस टाइप से क्विजिंग कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो है टीचर जो वो क्वेश्चंस पूछेगी और स्टूडेंट को आंसर्स फॉर्मुलेट करने होंगे। और डाइवर्जेंट थिंकिंग का भी आप मौका दोगे इस तरीके से, क्योंकि आप अगर ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछोगे तो वो सोचेगा पहले उसको कैसे आंसर करना है, तो अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं। देन कम्स फीडबैक। फीडबैक आपने उसको देना है इन द फॉर्म ऑफ प्रेज और असर्शन। या तो आप प्रेज करो अगर वो सही बोल रहा है, या फिर आप उसको करेक्ट करो, जहां वो गलत है आप उसको बोलो कि आपने यहाँ पे ठीक करना है। मेकिंग स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर कॉपरेटली इन क्लास वर्क एंड होमवर्क यूजुअली इम्प्रूव्स अचीवमेंट। तो क्लास वर्क तो में आप टीचर्स काम करते ही हैं, लेकिन अगर होमवर्क में भी कॉपरेट करें टीचर्स, जैसे कि होमवर्क जो दिया है उसके साथ में रेफरेंस मटेरियल दे दें कि कहाँ से वो रेफर कर सकते हैं, और साथ में कुछ वेबसाइट्स के नाम दे दें, या और ऐसे मटेरियल प्रोवाइड कर दें जिन्हें होमवर्क करना आसान हो, होमवर्क कैसे करना है उसका स्ट्रक्चर बता दें। तो इससे क्या होगा, इससे उनकी लर्निंग और जो अचीवमेंट है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगी। अब डायरेक्ट ट्रांसमिशन अप्रोच जो है ना, इसमें टीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर इज द फोकस। वाई? क्योंकि सारा काम यहाँ पे मोस्टली टीचर ही कर रहा है, क्योंकि टीचर ही स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है पढ़ाने का, किस तरह से बार बार ओवर लर्निंग करवानी है वो भी सोचना, कैसे क्वेश्चनिंग करवानी, क्वेश्चंस करने हैं, कैसे क्विजिंग करनी है, फीडबैक क्या देना है, होमवर्क क्या देना है। टीचर का मेन रोल है स्टूडेंट को एक्टिव रखना, बहुत ज़रूरी है। कई बार स्टूडेंट पैसिव हो जाते हैं इस केस में। डायरेक्ट ट्रांसमिशन अप्रोच जो ज़्यादातर हमारे स्कूलों में यूज़ होती है, उस केस में क्या होता है कि टीचर तो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स इसमें पैसिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें सब कुछ करा कराया मिल जाएगा, हमें खाली इधर उधर से देख के आंसर लिख के देने हैं। तो उसको स्टूडेंट को ज़्यादा उसमें सारे तो स्टूडेंट्स ऐसे नहीं करते, पर कुछ होते हैं जो सोचते हैं कि हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन अप्रोच में टीचर का बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है। इसीलिए जो दूसरी अप्रोच है कंस्ट्रक्टिविस्ट ट्रेनिंग अप्रोच, जो ये वाली अप्रोच है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा बेटर मानी जाती है, और इसमें टीचर का रोल कम होता है। और आपको अगर याद हो, पियाजे की थ्योरी भी थी कंस्ट्रक्टिविस्ट की। कंस्ट्रक्टिविज्म एक थ्योरी थी जो हमने पढ़ी थी, जिसमें पियाजे कहते हैं कि जो एक बच्चा है वो अपने आसपास की चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करता है और अपने अपने माइंड को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। तो ये उसी के ऊपर बेस्ड ये वाली अप्रोच है। यहाँ पे क्या होता है कि टीचर एक्टिवली कुछ नहीं करता है, बस स्टूडेंट को ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया जाता है जहाँ पे वो अपने आसपास की चीज़ों के थ्रू डिस्कवर कर सके, चीज़ों को समझ सके। तो स्टूडेंट इज लेफ्ट इन द एनवायरनमेंट एंड सिचुएशन दैट आर रिच इन डिस्कवरी अपॉर्चुनिटीज। तो वहाँ पे स्टूडेंट डिस्कवर करता है नए नए कॉन्सेप्ट। टीचर का रोल सिर्फ इतना होता है कि जो क्वेश्चन स्टूडेंट पूछेगा वो उसका आंसर करेगा, टीचर आंसर करेगा। तो टीचर जा जाके क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जाके कुछ समझाएगा नहीं, खुद से कुछ नहीं रोल प्ले कर रहा। जो स्टूडेंट है उसको ऐसे एनवायरनमेंट में ले आते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जहाँ पे वो खुद डिस्कवर कर सकता है नई नई चीज़ें। जहाँ पे अगर स्टूडेंट अटकेगा या उसको कोई कन्फ्यूजन होगी तो वहाँ टीचर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अब कोलबर्ग एंड मेयर कहते हैं कि ये दोनों अप्रोच में इनको कंपेयर किया गया है कि दोनों अप्रोचेज में क्या फ़र्क है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन और कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है दोनों में फ़र्क क्या है। तो यहाँ पे कोलबर्ग कह रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वो ज़्यादा सुपीरियर है लर्निंग के लिए, एकेडमिक अचीवमेंट के लिए। और यहाँ पे उन्होंने कुछ डिसएडवांटेजेस भी बताई हुई हैं उसकी। सुपीरियर है लर्निंग के लिए, एकेडमिक अचीवमेंट के लिए, लेकिन उसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं। वो क्या शॉर्टकमिंग्स हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में टीचर्स को एक्सट्रीमली टैलेंटेड होना पड़ेगा, सो दैट अगर स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन पूछे रिलेटेड टू दी जो भी वो एनवायरनमेंट है जहाँ वो अपने आप डिस्कवर कर रहा है चीज़ों को, उससे रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो टीचर को उसका आंसर पता होना चाहिए। सो टीचर शुड नीड टू बी वेरी एक्सट्रीमली टैलेंटेड। डिस्कवरी लर्निंग इज़ अ स्लो प्रोसेस। दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दो कि वो खुद डिस्कवर करेगा चीज़ों को, तो वो बहुत स्लो प्रोसेस है। वो कोई डायरेक्शन अलग डायरेक्शन भी ले सकती है। वो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो डिस्कवरी उसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में टीचर चाहता है। वो कुछ और डायरेक्शन भी ले सकता है जो हमारे फ्रेमवर्क या हमारे करिकुलम के बाहर का है।
तीसरा है कि समटाइम्स द स्टूडेंट में मेक इनकरेक्ट डिस्कवरी, कई बार स्टूडेंट्स इनकरेक्ट डिस्कवरीज कर सकते हैं, जैसे कि सपोज अगर कोई सम दे दिया गया है स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए अपने आप, तो वो बहुत लॉन्ग मेथड उसका ढूंढ लें इंस्टेड ऑफ अगर कोई उसका शॉर्ट मेथड भी है जो टीचर बता सकता है, तो स्टूडेंट जो कई बार गलत डिस्कवरीज भी कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनको गाइड करना जरूरी है। तो इस केस में अगर इनकी शॉर्टकमिंग्स रिड्यूस करनी है तो यहाँ पे कोलबर्ग बोलते हैं कि गाइडेड डिस्कवरी करके एक अप्रोच होती है, उसको यूज करो। गाइडेड डिस्कवरी में क्या है कि आप बच्चे को छोड़ दो चीजें डिस्कवर करने के लिए, लेकिन साथ साथ गाइड करते रहो। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछो कि वो उस क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए वो डिस्कवर करे। सो व्हेन द स्टूडेंट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग, आप उसको क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दो। द क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड टू डायरेक्ट द स्टूडेंट्स टू डिस्कवर इन अ स्पेसिफिक वे। अब क्या होगा, आप जो क्वेश्चंस पूछोगे स्टूडेंट उसी डायरेक्शन में अपने सॉल्यूशंस ढूंढने शुरू करेगा और उस डायरेक्शन में जाएगा, तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि वो किसी और डायरेक्शन की तरफ ना चल पड़े। प्लस उसको एक फ्रेमवर्क भी पता चल जाएगा कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज में क्या चीज ढूंढनी है। इस टाइप की अप्रोच को हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग जैसे बिल्डिंग बनती है उसमें एक स्कैफोल्ड होता है ना जो सपोर्ट करता है उसको, उस तरीके से ये भी एक स्कैफोल्डिंग है जहाँ पे टीचर जो है वो सपोर्ट कर रहा है चाइल्ड को। तो उससे क्या होता है, द टीचर सपोर्ट्स व्हेन नीडेड विद द स्कैफोल्डिंग reduced as the child mental processes which are under constructions are increasingly able to handle the task। अब शुरू शुरू में तो टीचर स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करेगा। अब ये स्कैफोल्डिंग वर्ड जो आ गया है ये है वाइगॉट्स्की का। तो यहीं पे बार बार वो चीज आती है ना कि पियाजे और वाइगॉट्स्की की दोनों थ्योरीज में क्या कंपैरिजन होता है, वो यही है कि पियाजे जैसे बोलते हैं कि कंस्ट्रक्ट करने के लिए छोड़ दो लेकिन उसमें कोई सपोर्ट नहीं होती, लेकिन वाइगॉट्स्की बोलते हैं कि स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करानी बहुत ज़रूरी है। तो स्कैफोल्डिंग में क्या है कि तब तक हम उसको सपोर्ट करते हैं जब तक वो खुद एबल नहीं हो जाता अपनी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। विच ऑफ दीज इज द बेस्ट ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी, अब इसमें से कौन सी बेस्ट ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज है? मोस्ट कंटेम्प्रेरी रिसर्चर्स बिलीव दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन लर्निंग एंड डिस्कवरी लर्निंग इज द बेस्ट। तो अब जैसे कि दोनों का ही अगर हम कॉम्बिनेशन करें तो कुछ चीज़ें हम इंस्ट्रक्शन दे के समझाएं, कुछ चीज़ें हम डिस्कवर करने के लिए दे दें, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी बन जाती है क्योंकि हम दोनों चीज़ों का यूज कर रहे हैं। नाउ मोटिवेटिंग फॉर एकेडमिक अचीवमेंट, मोटिवेशन कैसे करनी है? मोटिवेशन बच्चों को मोटिवेट करना है लर्न करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं? तो पहली है रिवॉर्डिंग अचीवमेंट। जैसे कि बिहेवियरिस्ट बोलते हैं कि अगर फेवरेबल बिहेवियर होगा तो आप उसको रीइंफोर्स करो, तो रिवॉर्ड करो यानी कि आप उसको प्रेज करो। बट इसमें एक चीज और आती है कि व्हेन एन इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट इज गिवन एन एक्सप्लिसिट रिवॉर्ड द स्टूडेंट्स फ्यूचर इंस्टिंक्टिव मोटिव, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना कि अगर पहले से ही कोई बच्चा अंदर से मोटिवेटेड है अच्छा करने के लिए और आपने उसको रिवॉर्ड देने शुरू कर दिए तो उसकी जो अंदर से जो मोटिवेशन आती है इंट्रिंसिक जिसे बोलते हैं वो खत्म होना शुरू हो जाती है, फिर वो सिर्फ एक रिवॉर्ड के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो मोटिवेशन भी ध्यान से देनी होती है कि किसको देने की जरूरत है किसको नहीं देने की जरूरत है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट। ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट क्या है? स्टूडेंट जस्टिफाइज अ बिहेवियर बाय एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स, जहाँ पे स्टूडेंट ये कहता है कि मुझे कल को रिवॉर्ड मिलेगा या मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो उसकी अंदर की जो मोटिवेशन है वो टोटली डिपेंड हो जाती है रिवॉर्ड के ऊपर। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हमें देख कर देना है रीइंफोर्समेंट कि किसको ज़रूरत है किसको नहीं है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छी पोम लिखता है, अब पोम लिखना उसके अंदर से मोटिवेशन आती है, उसका शौक है, लेकिन अगर आप उसके लिए उसको गिफ्ट देना शुरू कर दोगे तो वो धीरे धीरे वो अपनी अंदर की मोटिवेशन छोड़ के गिफ्ट लेने के लिए पोम लिखना शुरू कर देगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको ये जरूर आइडेंटिफाई करना है कि कौन इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है और कौन नहीं है। अब रीइंफोर्समेंट हम किस फॉर्म में, टीचर किस फॉर्म में दे सकती है? प्रेज के फॉर्म में। टीचर इससे ज़्यादा क्या रीइंफोर्समेंट करेगा? प्रेज कर सकता है, उसकी तारीफ कर सकता है उसके काम की। सो एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि द टीचर मेक्स क्लियर व्हाट वाज प्रेजवर्दी। ये क्लियर करना जरूरी है कि कौन सा काम उस बच्चे ने किया है जो प्रेजवर्दी है, कौन सा पर्टिकुलर चीज उसने करी है जिसके लिए वो प्रेज किया जा रहा है। प्रेज सिंसियर होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, और प्रेज सिर्फ डिजायरेबल बिहेवियर के लिए होनी चाहिए, सारे बिहेवियर्स के लिए नहीं। तो प्रेज के लिए भी ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, तो ड्वेक की एक थ्योरी है जिसमें मास्टरी गोल ओरिएंटेशन helps the student to strive the best form of himself. On the other hand, ego goal orientation means यहाँ पे ये दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक है मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, दूसरा है ईगो गोल ओरिएंटेशन। तो मास्टरी गोल ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी स्किल में मास्टरी करना है। ईगो गोल ओरिएंटेशन होती है कि दूसरों के साथ कंपेयर करना है अपने आप को। तो अगर हम दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस उससे अच्छी होनी चाहिए, वो भी एक तरीका है मोटिवेशन का कि अपनी परफॉर्मेंस दूसरों से बेटर करनी है। और मास्टरी गोल ओरिएंटेशन भी एक तरीका है कि अपने ही स्किल में मास्टर करना है। तो ये दोनों एक तरीके हैं, स्ट्रैटेजीज हैं मोटिवेट करने की। दो टाइप के ओरिएंटेशंस हैं, मास्टरी गोल एंड ईगो गोल। लेकिन ईगो गोल जो है वो टेम्परेरी है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ ये देखते हो कि मेरा लेवल दूसरे के लेवल से कितना बढ़ सकता है, फिर उसके बाद आप फुल स्टॉप लगा देते हो कि ठीक है मैं उससे इम्प्रूव हो गया तो अब मेरा अचीवमेंट हो गई कंप्लीट। लेकिन अगर आप मास्टरी गोल ओरिएंटेशन रखते हो तो आप अपने आप को और ज़्यादा बेटर बनाते रहते हो हमेशा। सो दे आर सेइंग कि मोटिवेशन ड्यू टू अ नीड फॉर सक्सेस और फेलियर, जैसे एग्जाम्पल है आई विल स्टडी बिकॉज इफ आई फेल द होल क्लास विल लाफ एट मी। In ego orientation, the student can't get the most out of himself. He doesn't realize his potential but relies as much as needed to be successful. तो ईगो गोल में क्या होता है कि बच्चे को सिर्फ ये पता चलता है कि उसको किससे ज़्यादा लेके आना है, कितना करना है कि मेरा मजाक ना उड़े या मैं उससे बेटर हो जाऊं। उसका जो गोल होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है ईगो ओरिएंटेशन में। लेकिन अगर मास्टर ओरिएंटेशन की बात करें तो मास्टर ओरिएंटेशन में उसका जो गोल होता है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने का होता है, मास्टरी इन एनी स्किल टू अचीव। तो ये एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन से आता है। तो इसीलिए जब भी आप मोटिवेट करें तो उसमें मास्टरी गोल रखना चाहिए, ना कि ईगो ओरिएंटेशन गोल। सो गिव सम डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी टू द स्टूडेंट। जब भी कोई बच्चा कोई काम कर रहा है तो कुछ उसको डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए कि वो अपने तरीके से कर सके। हमेशा हर चीज़ के स्टेप्स पहले से नहीं बताने चाहिए कि कोई भी आप उसको कॉन्सेप्ट समझा रहे हो तो आपने पहले से ही उसको बता दिया कि इसमें ये वाले स्टेप्स लिखने हैं। उसको अपने आप लिखने दो, अपने आप समझाने दो कि उसको कैसे समझ में आ रहा है। इम्प्रूव द परसीव्ड कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टूडेंट बाय इंक्रीजिंग हर सेल्फ एफिकेसी। उसका कॉम्पिटेंस इंक्रीज करो ताकि उसका सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज होगी, और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा तो कॉम्पिटेंस अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। शो अफेक्शन एंड इमोशनल अटैचमेंट एंड रिलेटेडनेस टू द स्टूडेंट। तो बच्चे के साथ इमोशनल अटैचमेंट हो, अफेक्शन हो, रिलेटेडनेस हो, तो ये सारी चीज़ें भी मोटिवेट करती हैं किसी भी स्टूडेंट को अचीव करने के लिए, बेटर अचीव करने के लिए। तो ये एक इन्होंने तरीका बताया है मोटिवेशन का, जिसको हम बोलते हैं मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। तो पहला क्या था, पहला ये था कि आप जो है उसको रीइंफोर्स करो जब भी वो डिजायर्ड बिहेवियर दिखाए। दूसरा ये है कि आप उसको मास्टरी गोल ओरिएंटेशन की तरफ लेके जाओ, ना कि ईगो गोल। थर्ड है कि एनकरेज मॉडरेट रिस्क टेकिंग। मॉडरेट रिस्क टेकिंग मतलब जैसे कुछ बच्चे बिल्कुल ही फियर ऑफ फेलियर की वजह से रिस्क ही नहीं लेते हैं, वो जो कन्वेंशनल फार्मूला है वो उसी को यूज़ करते हैं, हमेशा उसी तरीके से करते हैं जो पहले हो रखा है, कुछ नया ट्राई नहीं करते हैं। तो ये जो डर हटाने के लिए उसको बच्चे को एनकरेज करो कि वो अपने तरीके से आंसर बोले, अपने तरीके से लिखे, नया स्टाइल यूज़ करे अपने कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, जैसे राइटिंग स्टाइल अपना चेंज करके लिखे या अपने कुछ भी ट्राई करे, रिस्क लेना सीखे। थोड़ा थोड़ा रिस्क लेगा तभी वो अपने आप को इवेलुएट कर पाएगा कि वो कितना अच्छा कर पा रहा है। So teachers should promote moderate risk-taking behavior in student, as risk-taking is related to the achievement. Take the case of a child who refuses to write, fearing that because of her bad writing style, she would write miserably. अब ऐसे स्कूल्स में बहुत केसेस होते होंगे जहाँ पे बच्चे लिखते नहीं है क्योंकि उनको लगता है उनकी राइटिंग बहुत खराब है। तो अगर वो लिखेगा नहीं तो उसकी राइटिंग इम्प्रूव भी नहीं होगी। तो उस केस में बहुत ज़रूरी है कि उनको एनकरेज करना है, चाहे कैसा भी उनको फील हो अपने बारे में। देन कम्स पिग्मेलियन इफेक्ट। पिग्मेलियन इफेक्ट क्या होता है कि जब हम किसी स्टूडेंट को उनसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं या उनको बता देते हैं कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करें।
तो एक स्टडी भी यहाँ पे करी थी रोजेंथेल एंड जैकबसन ने 1968 में। अ टेस्ट वॉज एडमिनिस्टर्ड इन अ क्लासरूम, तो क्लासरूम में टेस्ट लिया था एंड द टीचर्स वर इन्फॉर्म दैट द फ्यू वर एक्सेप्शन, स्टूडेंट्स वर एक्सेप्शनल। वहाँ पे टीचर्स को ये इन्फॉर्म किया गया था कि कुछ स्टूडेंट्स एक्सेप्शनल है बिल्कुल, जबकि वो नहीं थे। एक्सेप्शनल मीन्स दे आर वेरी ब्राइट, बट वो नहीं थे। हाउएवर देयर एकेडमिक अचीवमेंट इम्प्रूव ड्रामेटिकली इन अ लेटर टेस्ट। लेकिन देखा गया कि वो जो उन्होंने बताया था बच्चों के बारे में, जो एक्सेप्शनल नहीं थे, फिर भी बोला था कि ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, बाद में उनकी परफॉर्मेंस एक्चुअली में इम्प्रूव हो गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टीचर्स का बिहेवियर उनकी तरफ चेंज हो गया था। टीचर्स उनसे उसी तरीके से बिहेव कर रहे थे जैसा उनके बारे में बोला गया था। टीचर की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी, उनका बिहेवियर ऐसा हो गया था जैसे कि वो किसी ब्राइट स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। तो ये पिग्मेलियन इफेक्ट होता है कि अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी से कोई चीज़, तो हम उसकी अचीवमेंट इम्प्रूव करने में उसकी हेल्प करते हैं। अब इसमें आगे इन्होंने एक चीज इंपॉर्टेंट बताई हुई है, इट मस्ट बी वॉर्न्ड एट दिस पॉइंट द टीचर्स एक्सपेक्टेंसी इज अ डबल एज स्वॉर्ड. Many studies among deprived group children in India have shown that teachers have high expectations from upper caste students and very low from lower caste students. This affected the academic achievement of the student. Hence, removing teacher prejudice and training teachers to be expectant from a student is. अब यहाँ पे जैसे इस स्टडी में ये बोल रहे हैं कि बता दिया था कि वो बच्चे बहुत ब्राइट हैं, तो टीचर्स की एक्सपेक्टेशन उनसे बढ़ गई थी, इसलिए बच्चों की परफॉर्मेंस भी बढ़ गई। अब यही चीज़ कितनी डेंजरस भी हो सकती है। यहाँ पे जैसे ये बता रहे हैं कि इंडिया में एक स्टडी करी थी जहाँ ये देखा गया था कि टीचर्स जो हैं अपर कास्ट के स्टूडेंट से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, और लोअर कास्ट स्टूडेंट से नहीं करते थे। इस वजह से क्या हुआ, दोनों की परफॉर्मेंस में बहुत ही डिफरेंस आ गया। तो इस तरह का प्रेजुडिस होना टीचर के माइंड में भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है कई बारी। तो ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को ये फील हो जाए कि कुछ ही बच्चों को टीचर जो है वो अच्छे से ट्रीट करता है या उसके साथ उनसे ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट करता है और हमसे नहीं करता है। तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये इस तरह का प्रेजुडिस या डिस्क्रिमिनेशन क्लास में ना हो। फिर आती है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन आर फॉर्म, छोटे छोटे ग्रुप, जैसे पीयर ट्यूटरिंग हम जिसको बोलते हैं, कि जैसे एक क्लास में 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छे से, वो बहुत ब्राइट है, उन्हीं 4-5 बच्चों को अलग अलग ग्रुप का लीडर बना दिया और उसके अंदर उनके आसपास 4-4 बच्चे और बिठा दिए। अब वो क्या कर रहे हैं, वो जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो अपने ग्रुप के बाकी चारों बच्चों को समझा रहे हैं। तो इस तरीके से पीयर ट्यूटरिंग कर सकते हैं। पीयर ट्यूटरिंग का जल्दी असर होता है, बच्चों को एक दूसरे की बात ज़्यादा जल्दी से समझ आ जाती है। टीचर के बताने वाले, मतलब टीचर कोई कॉन्सेप्ट बता रही है वो नहीं समझ आ रहा, लेकिन अगर कोई उनका पीयर बताता है तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ जाता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है peer tutoring. Many studies conducted on the lines of Sheriff's Cave experiment have shown that cooperative learning has positive effect. तो इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ भी हुई हैं जिससे पता चला है कि peer tutoring जो है या cooperative learning जो है बहुत इफेक्ट इसका पॉजिटिव होता है। A major reason attributed to his success is that both learner and teacher are of similar ability and so बेटर अप्रिशिएट द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय। इसका रीज़न क्या है कि जो पढ़ा रहा है, यानी कि जो पीयर जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, जो नहीं उसी क्लास का स्टूडेंट है, और वो जिनको पढ़ा रहा है जो उसके क्लासमेट्स हैं, दोनों की एक तरीके से एबिलिटी सेम है, दोनों ही सेम लेवल के हैं, दोनों ही स्टूडेंट हैं, दोनों को पता है कि उनको किस चीज़ में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है स्टूडेंट्स को, तो वो एक दूसरे की सिचुएशन समझते हैं, इसीलिए वो उसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो प्रॉब्लम उनको भी लगती है कि आ सकती है। तो ये इसलिए इफेक्टिव होता है। देन कम इंक्रीजिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एफिकेसी। तो अदरवाइज सेल्फ एफिकेसी कैसे इंक्रीज हो सकती है? सपोज कोई बच्चा है वो हमेशा से पुअर परफॉर्म कर रहा है, तो उसके अंदर एक फीलिंग आ जाती है लर्नड हेल्पलेसनेस की कि मैं जो है इससे अच्छा नहीं कर सकता। तो इस केस में उसकी सेल्फ एफिकेसी कम हो जाती है, सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ कॉन्सेप्ट डाउन चला जाता है। द स्टूडेंट्स डेवलप अ फेटलिस्टिक एटीट्यूड टूवर्ड्स एग्जाम, वो एग्जाम से भी घबराने लग जाता है, तो एग्जाम देना भी कई बार छुट्टी कर लेता है, एग्जाम देने भी नहीं जाता, वो इतना उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं एग्जाम डेज, वो बीमार पड़ जाता है एग्जाम में। So the lesson for the teacher here is to provide lectures that are challenging but not so much
एज टू ओवरवेलम द स्टूडेंट। तो इस टाइप से टीचर्स करवाएं कि बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा भी बर्डन नहीं पड़ना चाहिए कि वो घबराना शुरू कर दे। सो सेल्फ एफिकेसी कैन बी इंक्रीज बाय मॉडलिंग। मॉडलिंग का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, रोल मॉडल्स यूज कर सकते हैं जिनके साथ स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर पाए। द टीचर कैन रीजन दैट अ स्टूडेंट ऑफ अ सीनियर बैच वॉज एवरेज इन स्टडी। जैसे कई बार टीचर्स नहीं सुनाते हैं स्टोरीज कि हम आपके सीनियर बैच में एक लड़का था, पहले बिल्कुल नहीं पढ़ता था, धीरे धीरे उसने इस तरीके से पढ़ाई शुरू की और इतना अच्छे मार्क्स लेके आ गया। वो एक तरीका है, रोल मॉडल का यूज करके आप किसी बच्चे को समझा सकते हो अगर उसे डर लगता है एग्जाम देने में, और इससे वो बच्चा मोटिवेट भी होगा थोड़ा सा। लोकस ऑफ कंट्रोल इज अनदर मेजर फैक्टर इन मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। लोकस ऑफ कंट्रोल मीन्स जैसे जो लोग फेल होते हैं ज़्यादा तो वो ऐसा बोलते हैं कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हमारे डेस्टिनी में ही है फेल होना। तो वो चीज़ उनके माइंड में ना आए, जो उनको एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है, जिसको वो अपना फेलियर का वो मानते हैं, रीज़न मानते हैं, वो चीज़ उनके माइंड में नहीं आनी चाहिए। इंटरनल होना चाहिए लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल मीन्स उनके अंदर से ये एक उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम चाहें तो अपनी सिचुएशन बदल सकते हैं। सच एट्रीब्यूशन एरर आर द रिजल्ट ऑफ इनकरेक्ट सेल्फ। अगर कोई बच्चा गलत सोचता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो कितना भी पढ़ ले उसका एग्जाम खराब ही होना है, और वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को रीजन ब्लेम देता रहेगा हमेशा अपने फेलियर का, तो वो इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जया कंथन फॉर एग्जाम्पल हैज फाउंड अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड academic achievement. Hence, self-concept should be developed. Hence, self-concept should be developed through personality development programs. This is especially important when teaching students from deprived group backgrounds. So, self-concept और self-efficacy दोनों का आपस में रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसी के बेस पे एकेडमिक अचीवमेंट भी आता है। तो इसीलिए सेल्फ-कॉन्सेप्ट और सेल्फ-एफिकेसी बहुत इम्प्रूव्ड होनी चाहिए ताकि उसका असर आपके एकेडमिक अचीवमेंट पे ना हो और आपके एकेडमिक अचीवमेंट हमेशा मेंटेन रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में ट्रेनिंग फॉर इम्प्रूविंग मेमोरी पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।